चलो देखो, अब कल अपन ने क्या देखा था, सबसे पहले जो चीज़ चेंज है वहीं से बता दे। अब देखो स्टार्टिंग में क्या है, थर्मोडायनेमिक्स की डेफिनेशन लिखी है। अब डेफिनेशन वगैरह में क्या समझाना, अपन को पता है थर्मोडायनेमिक्स क्या है, वो ब्रांच है जो एनर्जी के चेंज को बताती, किसी भी प्रोसेस में एनर्जी का कितना चेंज हो रहा, क्या नहीं बताती, रेट वगैरह के बारे में नहीं बताती, स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस, ये सारी चीज़ें, कई सारी चीज़ें थर्मोडायनेमिक्स नहीं बताती, कुछ चीज़ें बताती है। यहाँ से देखिए क्या करना है, एज इट इज़ याद करना है, उसी को लिख के आना है, तो यहाँ पे समझाने का एक्स्ट्रा कुछ है नहीं। अब देखो कल अपन ने जहाँ पे छोड़ा था, जहाँ पे अंतर है वहाँ पे लाते हैं। देखो क्या बोला था, वर्क डन बाई द, एक काम करो दरवाजा अच्छे से लगा दो। देखो क्या बोला था, एक अपना सिस्टम है, अभी वापस कल की बात आ जाते हैं केमिस्ट्री में, ठीक है। एक अपना सिस्टम है, अब दो फॉर्मूले कराए थे, दो फॉर्मूले क्या थे, एक फॉर्मूला ये था W इज इक्वल टू माइनस पी डेल्टा वी, एक ये फॉर्मूला बताया था, एक फॉर्मूला बताया था W इज इक्वल टू नहीं E इज इक्वल टू Q प्लस W। तो E इज इक्वल टू Q प्लस W, दोनों जगह डेल्टा लगा सकते, हर जगह डेल्टा लगा सकते हो, लिख सकते। अरे स्मॉल बिग एक ही बात है, बड़ा लिखोगे तो भी समझ में आएगा हीट है, छोटा लिखोगे तो भी समझ में आएगा हीट है, ठीक। बड़ा क्यों लिख दे, लो छोटा लिख दे रहे हैं, ठीक है। E इज इक्वल टू Q प्लस W। अब यहाँ पे देखो चेंज लगाओ ना लगाओ एक ही बात है, क्योंकि अपन बोलते हैं वर्क डन। अब अपन को पता है अगर वर्क डन हो रहा है मतलब वो नॉर्मली चेंज इन वर्क डन ही है। अगर बोले कि यहाँ पे इतना वर्क हुआ है मतलब पता है ना, कोई चीज यहाँ से उठ के वहां तक गई है तो चेंज तो वो पहले से ही अपन को मालूम है। डेल्टा लगाओ ना लगाओ फर्क नहीं पड़ता, अपन ने लगा दिया, ठीक। ना भी लगाते तो भी दिक्कत नहीं, लेकिन अपन ने लगा दिया। तो डेल्टा E इज इक्वल टू चेंज इन Q प्लस चेंज इन W। अब बताओ E अकेला लिख सकते हैं क्या, तो यहाँ पे E अकेला नहीं लिखेंगे क्योंकि फिजिक्स नहीं, अभी केमिस्ट्री का बता रहे हैं, अभी केमिस्ट्री, अभी देखना, अभी फिर फिजिक्स में बताते हैं। तो E इज इक्वल टू Q प्लस W ये फॉर्मूला बताया था कल। फिर इसमें क्या चीज़ बताई थी कि किसी भी चीज़ में प्लस और माइनस के साइन, जो साइन कन्वेंशन होते हैं वो अपन को कैसे निकालना है, अपन को केवल एनर्जी के बारे में सोच के निकालना है। अगर सिस्टम से हीट बाहर जा रही है तो ये लिखा सिस्टम से हीट बाहर जा रही है। अब बताओ इसको अपन पॉजिटिव क्यों लिखेंगे कि नेगेटिव क्यों लिखेंगे। नेगेटिव क्यों, देखो सिस्टम से हीट बाहर जा रही, तो देखो सबसे पहले क्या बाहर जा रहा है, हीट, तो हीट की जगह अपन ने लिख दिया क्यू। अब पॉजिटिव की नेगेटिव, तो हीट जा रही है बाहर, अगर हीट बाहर जाएगी तो एनर्जी कम होगी, एनर्जी कम हो रही है तो यहाँ पे लिख देंगे नेगेटिव क्यू। ये समझ में आया। तो अगर सिस्टम से हीट बाहर जा रही तो नेगेटिव क्यू, ठीक है। अब सिस्टम के अंदर हीट आ रही है तो अंदर क्या आ रही है, हीट, तो हीट की जगह अपन ने लिख दिया क्यू। अब बताओ नेगेटिव लिखेंगे कि पॉजिटिव, सिस्टम के अंदर हीट आ रही मतलब सिस्टम की जो एनर्जी है वो बढ़ रही, सिस्टम की एनर्जी बढ़ रही तो यहाँ पे लिख देंगे पॉजिटिव, ठीक है। तो नेगेटिव हीट से अपन को क्या पता चलता है कि हीट सिस्टम से बाहर जा रही, और पॉजिटिव हीट से क्या पता चलता है, हीट सिस्टम के अंदर जा रही। काय में पढ़ा था अपन ने, केमिस्ट्री में, ठीक है। फिर हीट के अलावा क्या अपन ने पढ़ा था, वर्क। अब वर्क का देखो, अगर सिस्टम कोई वर्क कर रहा है, अगर सिस्टम कोई वर्क कर रहा है तो बताओ सिस्टम क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है, तो वर्क की जगह अपन ने लिख लिया W। पॉजिटिव साइन बनाएंगे कि नेगेटिव साइन बनाएंगे, नेगेटिव साइन बनाएंगे, क्यों, क्योंकि सिस्टम वर्क कर रहा है तो सिस्टम की एनर्जी कम हो रही है, सिस्टम की एनर्जी कम हो रही तो यहाँ पे बनाएंगे नेगेटिव। मतलब ये जो नेगेटिव पॉजिटिव साइन है ये अपन को एनर्जी के बारे में सोच के बनाना है, और यहाँ पे अपन को सिस्टम के बारे में सोचना है, ठीक है। फिर सिस्टम पे कोई वर्क हो रहा है तो क्या हो रहा है, वर्क हो रहा है। अगर सिस्टम पे वर्क होगा तो एनर्जी पॉजिटिव, एनर्जी बढ़ेगी तो यहाँ पे लिख दिया पॉजिटिव। ये अपन ने काय में देखा था, ये अपन ने देखा था केमिस्ट्री में। अब इन चीजों को इन फॉर्मूले में अगर रखेंगे तो भी अपना काम बन जाता। जैसे अपन ने वो पिस्टन वाला देखा था कि ये अपना बीकर है, बीकर में ऊपर लगा है पिस्टन, ठीक। अब या तो पिस्टन ऊपर जा सकते हैं, यहाँ पे पिस्टन है, ठीक। अब या तो पिस्टन ऊपर जा सकता है या तो पिस्टन नीचे जा सकता है, दो तरीके हैं। अगर पिस्टन ऊपर गया, अगर पिस्टन ऊपर गया मतलब अंदर का प्रेशर बढ़ रहा है, अगर पिस्टन ऊपर जाएगा तो अंदर का वॉल्यूम बढ़ जाएगा, तो जो डेल्टा V है वो आएगा पॉजिटिव। अगर पिस्टन नीचे जाएगा तो अंदर का वॉल्यूम कम हो जाएगा, तो चेंज इन वॉल्यूम क्या आएगा, नेगेटिव, ठीक है। पिस्टन का वॉल्यूम कम मतलब चेंज इन वॉल्यूम नेगेटिव, वॉल्यूम ज्यादा मतलब चेंज इन वॉल्यूम पॉजिटिव।
अब इसको अगर अपन इस पे रखेंगे W इज इक्वल टू माइनस पी डेल्टा वी पे रखेंगे तो क्या होगा, ये देखो W क्या है, हाँ देखो W क्या है, सबसे पहले W से अपन को पता चल जाएगा कि यानी जो वर्क डन है सिस्टम ने किया कि सराउंडिंग ने किया। अब ये W अपना वर्क डन है, ठीक। अब वर्क डन की कि माइनस पी डेल्टा वी। अब बताओ अगर अपन ये वाला रखेंगे, सबसे पहले यहाँ पे देखो अगर डेल्टा वी बड़ा हो रहा है, डेल्टा वी पॉजिटिव आया मतलब अंदर का वॉल्यूम बढ़ गया। अंदर का वॉल्यूम कौन बढ़ाएगा, अंदर की फोर्सेस बढ़ाएंगी। अंदर का वॉल्यूम कम कौन करेगा, जो ऊपर से इसको दबा रहा होगा, है ना। यहाँ पे ऊपर से एक दबा रहा है, यहाँ पे अंदर से एक दबा रहा है, तो जो अंदर से दबाएगा कौन, सिस्टम, यानी अंदर से धक्का दे रहा सिस्टम। तो अगर इसका वॉल्यूम बढ़ा है मतलब धक्का किसने दिया, सिस्टम ने। तो जब वर्क सिस्टम करता है तो डेल्टा वी आता है पॉजिटिव, ये अपन को मालूम है। इसी को जरा इस फॉर्मूले में रखो, वर्क डन ये अपन को नहीं पता सिस्टम ने किया कि सराउंडिंग ने किया, तो वर्क डन क्या माइनस पी, तो एक माइनस है डेल्टा वी। अब डेल्टा वी क्या है, डेल्टा वी है पॉजिटिव। अब डेल्टा वी अगर पॉजिटिव रखेंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव क्या आएगा, आंसर नेगेटिव आएगा। अगर आंसर नेगेटिव है मतलब वर्क डन आया नेगेटिव। अगर वर्क डन नेगेटिव आया तो वर्क डन किसने किया, वर्क डन नेगेटिव आया मतलब वर्क डन सिस्टम ने किया। तो यहाँ पे या तो केवल फॉर्मूला देख लो, फॉर्मूला में क्या किया, W लिया अपन ने माइनस पी। अब डेल्टा वी की जगह रख लो नेगेटिव की। अपन को अभी नहीं कह रहे कि वर्क किसने किया, डेल्टा वी नेगेटिव मतलब यहाँ का वॉल्यूम कम हो गया। नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो वर्क डन क्या आएगा, पॉजिटिव। तो वर्क डन किसने किया, वर्क डन सराउंडिंग ने किया, सिस्टम ने नहीं किया। वर्क डन सिस्टम पे हुआ, ठीक। किसने किया, सराउंडिंग ने किया। अब सेम चीज वो अगर ये नेगेटिव मतलब वॉल्यूम कम, तो मतलब अगर ऊपर से धक्का लग रहा है तब वॉल्यूम कम हो रहा है, तो वर्क डन कौन कर रहा है, सराउंडिंग। अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है मतलब अंदर से धक्का लग रहा है तो वर्क डन क्या आएगा, वर्क डन नेगेटिव आएगा। क्यों, क्योंकि डेल्टा वी पॉजिटिव है मतलब सिस्टम वर्क कर रहा है। अगर इस पे वर्क हुआ तो वर्क डन आएगा पॉजिटिव, ठीक है। तो पॉजिटिव वर्क डन में, केमिस्ट्री में पॉजिटिव वर्क डन का क्या मतलब होता है, पॉजिटिव वर्क डन का मतलब होता है कि सिस्टम पे वर्क हो रहा है, ठीक। केमिस्ट्री में कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो फिजिक्स में इसी का उल्टा होता है, फिजिक्स में इसका क्या उल्टा होता है, फिजिक्स पे अगर सिस्टम पे कोई वर्क होता है तो उसको लिखते हैं नेगेटिव, और सिस्टम अगर कोई वर्क करता है उसको लिखते हैं पॉजिटिव। यहाँ पे क्या सिखाया था, यहाँ पे लिखा है अगर हीट का ट्रांसफर हो रहा है, हीट की जगह लिख लो हीट, और फिर एनर्जी से सोचो कि पॉजिटिव लिखना कि नेगेटिव लिखना। अगर एनर्जी कम हुई तो नेगेटिव, एनर्जी ज़्यादा हुई तो पॉजिटिव। फिजिक्स में क्या होता है, हीट के लिए तो सेम है, तो हीट के लिए नो चेंज, हीट के लिए कोई चेंज नहीं है। मतलब फिजिक्स में अगर यहाँ पे सिस्टम है, अगर हीट जा रही है बाहर, अगर हीट बाहर जा रही है तो क्या होगी, नेगेटिव। हीट आ रही है अंदर तो हीट हो जाएगी पॉजिटिव, ठीक। अब ये बाहर लिखा है तो ये नहीं कहना कि सराउंडिंग में, यानी अंदर हीट नेगेटिव हो जाएगी और अंदर ही हीट पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। यहाँ की जगह अंदर लिख दे रहे, चलो नेगेटिव क्यू और पॉजिटिव क्यू। अब हीट का तो सेम है, हीट का इसी के जैसे है, ठीक। अब वर्क डन का देखना है, एक मिनट, नेगेटिव क्यू पॉजिटिव क्यू, नेगेटिव W पॉजिटिव W, चलो अब वर्क डन। अब बताओ अगर सिस्टम कोई वर्क डन कर रहा है तो वर्क डन नेगेटिव की पॉजिटिव, देखो सिस्टम कर रहा था तो नेगेटिव कब आ रहा था, केमिस्ट्री में। लेकिन अब बात आएगी अगर फिजिक्स की, तो सिस्टम के वर्क डन को लिखेंगे पॉजिटिव, ऐसा क्योंकि साइन कन्वेंशन ये फिजिक्स का है, वो वाला साइन कन्वेंशन केमिस्ट्री का है, ठीक है। अब अगर सिस्टम पे वर्क हो रहा है तो केमिस्ट्री के पेपर में वो, फिजिक्स के पेपर में ये, JEE के पेपर में भी सेक्शन डिवाइड रहते हैं, केमिस्ट्री का अलग, फिजिक्स का अलग, ठीक है। और बाकी केवल कन्वेंशन की बात है, अगर थ्योरी ना लिखना हो तो आंसर दोनों से सेम आता है, अगर आंसर करना है ना तो दोनों से सेम आता है, ठीक है। ये बात केवल थ्योरी की है। अभी हम एक क्वेश्चन बताएंगे तो बताएंगे कि दोनों से आंसर कैसे सेम आता है। तो बताओ साइन कन्वेंशन यहाँ पे समझ में आई, क्या सही करेंगे जब क्वेश्चन आएगा, नहीं तो सही करना। हाँ, अरे तो तुम लोग को यही लिख के आना है, दोनों थोड़ी लिख के आना है, ठीक है।
चलो देखो, अब सही होगा क्या? सिस्टम पे वर्क डन हो रहा है। हालत में लेकिन देखो किसी एक को याद कर लो, दूसरी जगह उल्टा कर लेना। हमको तो ये वाला सही लगता है केमिस्ट्री वाला, तो केमिस्ट्री वाला याद कर लो, वहां पे कुल उल्टा कर लेना, है ना। यहाँ पे उल्टा इसलिए लगता है क्योंकि देखो एनर्जी कम हो रही है, वर्क डन करेगा तो एनर्जी कम होगी, उसके बाद वर्क डन पॉजिटिव क्यों लिया, वर्क डन नेगेटिव लेना था। तो वो ये कि सीधा सीधा ये वाला है केमिस्ट्री वाला। अपन ऐसे आजकल ज्यादा अच्छे से केमिस्ट्री बनती है, पहले भी केमिस्ट्री वाला कराया, तो सीधा वाला केमिस्ट्री वाला, उल्टा वाला फिजिक्स वाला। अब यहाँ पे जरा देखो, वहां पे वर्क डन की इक्वेशन क्या बन रही थी, माइनस पी डेल्टा वी। यहाँ पे कुछ नहीं करना, यहाँ पे वर्क डन की जितनी भी इक्वेशन है सबको कर देना है नेगेटिव। तो यहाँ पे वर्क डन की जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी पी डेल्टा वी। क्या किया अपन ने, नेगेटिव साइन हटा लिया। अब इस इक्वेशन से अपन को क्या पता चलता है, ये बीकर है। अब देखो, अब ये बीकर कहाँ पे है, फिजिक्स में है। बताओ ये बीकर है, ऊपर लगा है पिस्टन। अगर यहाँ पे डेल्टा वी पॉजिटिव हुआ, डेल्टा वी पॉजिटिव हुआ, इधर देखो डेल्टा वी पॉजिटिव हुआ। अब बताओ ये वर्क डन बाय द सिस्टम है कि वर्क डन, देखो ये केमिस्ट्री का था, वो फिजिक्स का है। बताओ वर्क डन बाय द सिस्टम है कि वर्क डन ऑन द सिस्टम है। ऑन द सिस्टम इसमें डेल्टा वी पॉजिटिव, डेल्टा वी पॉजिटिव है तो वर्क डन ऑन द सिस्टम है कि वर्क डन बाय द सिस्टम है। बाय द सिस्टम मतलब वर्क डन सिस्टम ने किया। तो देखो ये तो दोनों जगह सेम रहेगा, यही बताना चाह रहे थे कि यहाँ पे डेल्टा वी पॉजिटिव तो वर्क डन बाय द सिस्टम अपन को पता है। तो डेल्टा वी पॉजिटिव मतलब वर्क डन बाय सिस्टम। यहाँ पे अगर डेल्टा वी पॉजिटिव है, इसका भी यही मतलब है कि वर्क डन बाय सिस्टम। देखो दोनों का यही मतलब है, अगर डेल्टा वी पॉजिटिव तो वर्क किसने किया, सिस्टम ने। डेल्टा वी नेगेटिव तो इसी का उल्टा। लेकिन डेल्टा वी पॉजिटिव वर्क डन बाय द सिस्टम ठीक है, लेकिन इसका सिंबल कैसा आएगा, इसका सिंबल आएगा माइनस डब्ल्यू का, और यहाँ पे सिंबल कैसा आएगा, प्लस डब्ल्यू का। ये अंतर क्लियर हुआ। देखो डेल्टा वी पॉजिटिव हुआ मतलब वर्क किसने किया, सिस्टम ने। डेल्टा वी पॉजिटिव हुआ, अपन ने कहाँ डाला, यहाँ पे डाल दिया। अब डेल्टा वी पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव, वर्क का सिंबल क्या आया, पॉजिटिव आया। वर्क डन बाय द सिस्टम में अपन को पता है डेल्टा वी पॉजिटिव यहाँ डाला तो वर्क डन का सिंबल कैसा आया, नेगेटिव आया। ठीक है, नहीं नहीं नहीं, अलग अलग, अरे अलग अलग हो गए होंगे। वर्क डन इज इक्वल टू पॉजिटिव और वर्क डन इज इक्वल टू नेगेटिव। चलो अब समझ में आया। ये एक्सपेंशन हुआ तो किसने वर्क किया, सिस्टम ने, दोनों जगह। अगर कंप्रेशन हुआ तो किसने वर्क किया, सराउंडिंग ने, है ना। ऑन द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम। हीट में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सिंबल भी सेम, काम भी सेम। वर्क डन में भी कोई दिक्कत नहीं, बस अगर वर्क डन यहाँ पे सिस्टम करता है तो उसको लिखते हैं नेगेटिव, अगर वर्क डन सिस्टम पे होता है उसको लिखते हैं पॉजिटिव। वहां पे अगर सिस्टम वर्क डन करता है तो उसको लिखते हैं पॉजिटिव, और सिस्टम पे वर्क डन होता है उसको लिखते हैं नेगेटिव। एक बार अच्छे से सोच समझ लो, कोई दिक्कत हो तो बताओ। कौन सा, नेगेटिव माइनस वीई। अरे देखो यहाँ पे किसने वर्क डन किया, सिस्टम ने वर्क डन किया। अगर सिस्टम ने वर्क डन किया तो एनर्जी कम होगी कि ज्यादा, कम होगी, तो वर्क डन नेगेटिव। ये केमिस्ट्री का सीधा सीधा है, मतलब वो समझ में नहीं आया। ठीक है, उसका कुल उल्टा करना है। हाँ, इसमें अगर वर्क डन सिस्टम करता है तो पॉजिटिव, और वर्क डन सिस्टम पे होता है तो नेगेटिव। ठीक है, अभी और सोच लो अच्छे से, क्या कंफ्यूजन है इसमें। हाँ, एक का याद कर लो, दूसरे का उल्टा बस करना। केमिस्ट्री का याद करो, फिजिक्स का हीट उल्टी नहीं होती, केवल वर्क डन की कहानी है। अब देखो तो W का फॉर्मूला अपन ने उल्टा कर दिया। W इज इक्वल टू माइनस पी डेल्टा वी, W इज इक्वल टू पी डेल्टा वी। तो सबसे पहले वर्क का फॉर्मूला उल्टा हो गया। देखो क्या क्या उल्टा हुआ, एक ये उल्टा हुआ, वर्क डन जिसने किया वो उल्टा, फिर वर्क डन का फॉर्मूला उल्टा, और यहाँ पे देखो ये इक्वेशन है, ये किसकी इक्वेशन है, इंटरनल एनर्जी की इक्वेशन। अब यहाँ पे इंटरनल एनर्जी की इक्वेशन अगर लिखेंगे तो लिखेंगे डेल्टा Q माइनस डेल्टा W। अब बताओ क्यों,
पर डेल्टा डब्ल्यू निकाले। देखो जो इंटरनल एनर्जी है, इंटरनल एनर्जी, जितनी इंटरनल एनर्जी होगी उतनी ही हीट निकल सकती है और उतना ही वर्क डन हो सकता है। यहाँ पे भी वही, जितनी इंटरनल एनर्जी होगी उतनी हीट निकल सकती है, उतना वर्क डन हो सकता है। अब यहाँ पे देखो किसी चीज में अगर हीट आई है ना, बाहर से अपन ने हीट ट्रांसफर करी और बाहर से अपन ने वर्क डन किया, तो उसमें कुछ इंटरनल एनर्जी आ जाएगी। बाहर से अगर अपन ने गर्म किया और बाहर से अपन ने पुश भी किया ऊपर से, तो उसके अंदर कुछ इंटरनल एनर्जी आ गई। तो यहाँ पे पॉजिटिव, हीट पॉजिटिव क्यों? क्योंकि अपन बाहर से हीट डाल रहे हैं, हीट पॉजिटिव, बाहर से वर्क डन कर रहे हैं, वर्क डन पॉजिटिव, तो ई आ गया पॉजिटिव। ठीक है, ई कुछ ना कुछ आया। अब यहाँ पे देखो बाहर से जितना अपन हीट डालेंगे और बाहर से जितना वर्क डन करेंगे उतनी इंटरनल एनर्जी आ जाएगी। लेकिन यहाँ पे जो बाहर से वर्क डन होता है उसको अपन नेगेटिव में लिखते हैं, इसलिए यहाँ पे अपन ने लिख दिया नेगेटिव। ठीक है, तो ये फॉर्मूले समझ में आ गए। वैसे भी इतनी डीप में कोई पूछेगा नहीं, कुल अगर याद है तो आंसर करते बन जाएगा, है ना। लिख के तुम लोग को डेफिनेशन आनी, कौन से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब देखो एक नॉर्मल सा क्वेश्चन जिससे सब समझ में आ जाएगा, क्वेश्चन लिख दे रहे हैं बीच में क्योंकि दोनों फॉर्मूले से हो जाएगा। सिस्टम 100 जूल वर्क डन। चलो बताओ चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना होगा? डेल्टा ई निकालो, दोनों में डेल्टा ई निकालो। 200। हाँ, डेल्टा ई 200 सबसे पहले केमिस्ट्री से निकालेंगे तो क्या, हीट गिवन टू द सिस्टम और वर्क डन ऑन द सिस्टम। हीट गिवन टू द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम, मतलब दोनों चीज ऐड हो जाएंगी, है ना। वर्क डन ऑन द सिस्टम पॉजिटिव, हीट गिवन टू द सिस्टम पॉजिटिव, मतलब 100 जूल प्लस 100 जूल, तो यहाँ पे 200 आंसर आ जाएगा। अब इसी चीज को इसी चीज को जरा देखो यहाँ से, सबसे पहले हीट का निकालो। हीट गिवन ऑन द सिस्टम कितनी? 100। अब यहाँ पे 100, ठीक है। सबसे पहले देखो ये माइनस है और माइनस के बाद डेल्टा डब्ल्यू है, या तो कह सकते हैं माइनस डेल्टा डब्ल्यू है। अब या तो इसको इकट्ठा देखो, माइनस और डेल्टा डब्ल्यू को इकट्ठा देखो, तो माइनस डब्ल्यू क्या है तुम्हारा? माइनस डब्ल्यू मतलब बाहर से कुछ आ रहा है, ठीक, बाहर से कुछ सिस्टम पे आ रहा है। अब बाहर से सिस्टम पे जो आता है उसको क्या कहते हैं? वर्क डन ऑन द सिस्टम। तो यहाँ पे माइनस डब्ल्यू की क्या वैल्यू दी है? 100, है ना। तो यहाँ पे ये जो 100 है ये डब्ल्यू की वैल्यू नहीं है, 100 माइनस डब्ल्यू की वैल्यू है। तो अगर माइनस डब्ल्यू की वैल्यू 100 है तो माइनस डब्ल्यू की जगह अपन प्लस 100 लिख देंगे। तो यहाँ पे भी क्या आंसर आया? 100 जूल। तो चाहे 200, तो चाहे तुम केमिस्ट्री का लो चाहे फिजिक्स का लो, आंसर सेम आना। यहाँ पे अपन ने डब्ल्यू की वैल्यू पुट की, वहां पे माइनस डब्ल्यू की वैल्यू पुट करी, ठीक है। अब देखो इसको ऐसे भी देख सकते थे, 100 लिखे, 100 क्या है? हीट, तो 100 जूल लिख दी हीट। उसके बाद क्या लिखा है? माइनस। देखो ऐसा भी कर सकते हैं फिजिक्स वाला, 100 जूल उसके बाद लिखा है माइनस, माइनस के बाद क्या है? डेल्टा डब्ल्यू। डेल्टा डब्ल्यू क्या है? अरे डेल्टा डब्ल्यू, केवल डेल्टा डब्ल्यू मतलब सिस्टम जब वर्क करता है, डेल्टा डब्ल्यू मतलब पॉजिटिव डब्ल्यू मतलब वर्क डन बाय द सिस्टम। अब बताओ अगर वर्क डन ऑन द सिस्टम 100 जूल है, मतलब सिस्टम पे वर्क हुआ 100 जूल, तो सिस्टम ने कितना वर्क किया? माइनस 100 जूल। तो यहाँ पे लिख देंगे माइनस 100 जूल, फिर माइनस माइनस प्लस हो गया, आंसर कितना आया? 200 जूल। तो मतलब अंतर है केवल साइन कन्वेंशन का, आंसर तुम्हारे सेम आते हैं। करके क्या जानना है? यहाँ पे ये वाली चीजें याद करनी है, वहां पे वो वाली चीजें याद करनी है। पूछो कुछ डाउट हो तो। अंतर इतना ही में नहीं तो नंबर काटेंगे ना, क्योंकि देखो तुमको लिख के आ रहे डेफिनेशन में तुमको ये लिख के आना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे साइन कन्वेंशन अलग है और फिजिक्स का साइन कन्वेंशन अलग है। लेकिन अगर तुम्हारे वो आए, मान लो क्या कहते हैं, न्यूमेरिकल आए, और न्यूमेरिकल में 4 ऑप्शन दिए हैं, तो 4 ऑप्शन दिए, तुमको जो सरल लगे वो लगा सकते हो, ठीक है, जो सरल लगे वो लगा देना।
तो यहाँ पे क्या लिखना था, इतना लिख लिए और किनारे थोड़ा सा नोट बना के लिख देते हैं। केमिस्ट्री में वो फिजिक्स में ऐसा आया, हाँ। तीन में वो एमसीक्यूज में आया ये क्वेश्चन। हाँ और मैंने क्या बताया, कुछ भी लगा दो। एमसीक्यूज में प्लस लगाएंगे कि माइनस? अरे आंसर तो सेम 200 आ रहा है, कुछ भी लगाओ। नहीं ना, फॉर्मूला तो नहीं, फॉर्मूला फिजिक्स में फिजिक्स वाला और केमिस्ट्री में केमिस्ट्री वाला, ठीक है। और फिजिक्स में इस फॉर्मूला को ऐसे लिखते भी नहीं। इस फॉर्मूला को कैसे लिखते हैं, इस फॉर्मूला को लिखते हैं Q इज इक्वल टू E प्लस डब्ल्यू। मेनली इस फॉर्मूला को ऐसे लिखा जाता है, वो अपन ने ऐसे बराबर करने के लिए लिखा। मतलब इस फॉर्मूला का देखो, इससे अंदर को झलक समझ में आ रहा है, इससे सीधे सीधे क्या समझ में आ रहा है, जो तुम्हारी हीट है, हीट चेंज इन एनर्जी और वर्क डन के बराबर होगी। ये क्या है, वर्क डन बाय द सिस्टम, ये इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, यानी सिस्टम की है, सिस्टम में कितना चेंज होता है, ये हीट, ये भी सिस्टम की है, ठीक है। अब देखो ये केमिस्ट्री की बात है, तो वर्क डन बाय द सिस्टम इज इक्वल टू नेगेटिव वर्क डन ऑन द सिस्टम इज इक्वल टू पॉजिटिव परसों नहीं आ पाएंगे। क्यों? स्कूल में वो है ना 5 बजे तक लोग आ जाएंगे, मैं नहीं आ पाऊंगा। ठीक है, चलो ये समझ में आ गया। ऑन द सिस्टम नेगेटिव, हाँ तान धुलने गया, मुँह धुलने गया हूँ। बाय द सिस्टम नेगेटिव, बाय द सिस्टम पॉजिटिव, ऑन द सिस्टम पॉजिटिव और ऑन द सिस्टम नेगेटिव। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। क्या मैम 2 बजे से है? हाँ, 2 से 5। अरे यार 5:30। मत कर यार। क्यों तुम लोग का भी स्पोर्ट्स डे एक बार हो चुका, फिर से हो रहा? अरे ये कहाँ से आप बैच ले लियो आज? शेड्यूल कैसा है? कैसा? सुबह से स्कूल है 8:30 से। हाँ, 8:30 से और आप लोग का क्या होगा? हम लोग आएंगे 6 बजे। क्यों, किसको? नहीं 6 बजे से नहीं, तो आप लोग का क्या होगा पूरे दिन? हम तो पढ़ाएंगे, हम लोग पहले 12 बजे तक क्लासेस लेंगे, उसके बाद फिर वो ड्यूटी। भाई मैं पढ़ाएंगे तो वहां पे तुम खड़े खड़े अपना पढ़ते रहना। हम तो अपना पढ़ते रहेंगे, हमें ऐसे भी ड्यूटी नहीं, क्योंकि क्या था 30 तारीख को उसका रिजल्ट था। इन लोगों का 9 का तो हमारी ड्यूटी लगाई नहीं इन लोगों ने किसी में, और रिजल्ट भी जल्दी होके 25 को, ये भी पोस्टपोन हो गया। हम सेफ थी, हम तो कॉलेज में पढ़ते। मैं तो सोचा मैम 12 बजे से होगा तो खत्म हो जाएगा जल्दी। मतलब 12 बजे फिर घर जाओ, फिर चलो हम लोग को बोलो हल्ला कम करें थोड़ा। क्या पागल हो गए? हम लोग ये सोच रहे थे कि दूसरे दिन की छुट्टी देंगे, दूसरे दिन की छुट्टी भी नहीं देंगे। क्यों? पागल कर दिए बोलते हैं। सेवका लेकिन हमने बोला भी कि छुट्टी रहेगी दूसरे दिन, तो बोले तुम लोग कैसे थक जाते हो, ये है वो है। हमने बोला कि सिस्टर हर स्कूलों में रहती है। हाँ, तुमने बोलना कि ये नहीं बोला करो हर स्कूलों में रहती, ये बोला करो बड़े स्कूलों में रहती है, बाकी अब अपना गांव का स्टेटस देख लो, ऐसा कुछ बोला करो तो मिलेगा। कहाँ है सिस्टर? दिल्ली। चार्ली जॉब का पड़ेगा। चलो चलो यार। थर्मल इक्विलिब्रियम। अरे यार दरवाजा कौन खोल जाता है यार? ये साथ अक्षर तो भी करेंगे। मैं दिल्ली नहीं गया भाई यार। चलो देखो थर्मल इक्विलिब्रियम क्या है। अरे हाँ इसको अच्छे से लगा लें, कल आवाज आ रही थी। चलो देखो इधर देखो, इधर देखो, थर्मल इक्विलिब्रियम। अब देखो थर्मल मतलब क्या है, हीट की प्रॉपर्टी समझ में आ रही। थर्मल से अपन को टेम्परेचर याद आता है। अब देखो अगर मान लो तुम्हारी बर्फ है, बर्फ को अगर अपन फ्रीजर से निकाल के यहाँ पे ले आए, बर्फ पिघल जाएगी, मतलब वहाँ पे टेम्परेचर का चेंज हो रहा है, हीट का टेम्परेचर चेंज हो रहा है, मतलब एक एनर्जी ट्रांसफर हो रही होगी। उस एनर्जी को अपन कहते हैं हीट एनर्जी।
अब बताओ, अगर अपन फिल्टर से पानी निकाल के लाएंगे तो उसमें ज़्यादा टेम्परेचर चेंज आएगा क्या? टेम्परेचर चेंज नहीं आएगा। क्यों? फिल्टर ऑलरेडी रूम टेम्परेचर में था। ठीक, फिल्टर ऑलरेडी रूम टेम्परेचर में था, पानी निकाल के भी अपन रूम टेम्परेचर में लाए तो उसमें कोई एनर्जी चेंज नहीं आएगा। ठीक है, तो अगर सिस्टम और सराउंडिंग में टेम्परेचर चेंज नहीं होता, अगर टेम्परेचर चेंज नहीं होता, इसको दूसरी लैंग्वेज में कैसे लिख सकते कि हीट का ट्रांसफर नहीं होता। तो अगर सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हीट का ट्रांसफर नहीं होता तो अपन कह सकते हैं कि सिस्टम और सराउंडिंग थर्मल इक्विलिब्रियम में है। एक एग्जांपल, बर्फ पिघल रही है तो बर्फ थर्मल इक्विलिब्रियम में है क्या? नहीं है। अरे बर्फ पिघल रही है तो थर्मल इक्विलिब्रियम में कैसे? बर्फ पिघलेगी तो हीट का ट्रांसफर होगा, तो थर्मल इक्विलिब्रियम में नहीं है। ठीक है, थर्मल इक्विलिब्रियम मतलब क्या? इक्विलिब्रियम मतलब स्टेबिलिटी। ठीक, अब पानी ना जम रहा है ना पिघल रहा है, पानी का टेम्परेचर मतलब वाटर 37 डिग्री सेल्सियस, वाटर 37 डिग्री सेल्सियस। अब बताओ ये थर्मल इक्विलिब्रियम में है? ठीक है, तो थर्मल इक्विलिब्रियम इतना सा था कि अगर, हाँ देखो, अगर सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस नहीं है, टेम्परेचर डिफरेंस नहीं है तो हीट का ट्रांसफर नहीं होगा। नहीं, बताते हैं। देखो, सबसे पहले ये देखो, ये समझ में आया, ये समझ में आया। अब देखो, सिस्टम और सराउंडिंग की जो बाउंड्री होती है, अब इसमें एक एडिशनल पॉइंट हम बता रहे, लिखा नहीं है। देखो, सिस्टम और सराउंडिंग की जो बाउंड्री होती है, मतलब ये है तुम्हारा सिस्टम और ये है सराउंडिंग, तो ये जो बाउंड्री है ये एडियाबैटिक नहीं होनी चाहिए। ठीक, शुड नॉट बी एडियाबैटिक वॉल। कल एडियाबैटिक वॉल का मतलब बताया था। हाँ देखो, एडियाबैटिक प्रोसेस मतलब जिस पे हीट का ट्रांसफर नहीं होता। एडियाबैटिक वॉल जो आइसोलेटेड सिस्टम की वॉल होती है, जो हीट का ट्रांसफर नहीं होने देती, तो वो एडियाबैटिक वॉल। तो यहाँ पे एडियाबैटिक वॉल नहीं होनी चाहिए। अगर एडियाबैटिक वॉल नहीं रहेगी मतलब ये ट्रांसफर को अलाउ करेगी। अच्छा, जो एडियाबैटिक वॉल नहीं होती है उसको क्या कहते हैं? शुड बी, यहाँ पे नोट को हाईलाइट कर दे रहा। ठीक, शुड बी, क्या? अगर HCl खोला रख दिया तो हाँ, ठंडा हो जाएगा। अरे तो HCl गरम आराम थोड़ी रहता है यार। मतलब उसकी पावर चली जाएगी, नहीं, वो उतनी हार्मफुल रहेगी। उतनी हार्मफुल रहेगी। चलो देखो, शुड बी डायाथर्मिक वॉल। डायाथर्मिक मतलब क्या होता है? जो टेम्परेचर के ट्रांसफर को, यानी हीट का ट्रांसफर अलाउ करती है। तो जो हीट ट्रांसफर अलाउ करे उसको कहते हैं डायाथर्मिक वॉल, जो हीट का ट्रांसफर अलाउ ना करे उसको कहते हैं एडियाबैटिक वॉल। डायाथर्मिक वॉल या डायाथर्मिक बाउंड्री कर लो इसको। ठीक, अब सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में सबसे पहले कौन सी बाउंड्री होनी चाहिए? डायाथर्मिक। डायाथर्मिक मतलब जो टेम्परेचर का, यानी जो हीट के ट्रांसफर को अलाउ करे, और अगर उसके बाद भी हीट का ट्रांसफर नहीं हो रहा तो अपन कहेंगे कि सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में है। अब थर्मस के केस में क्या होगा? थर्मस के अंदर गरम गरम चाय, बाहर सराउंडिंग ठंडी, लेकिन बीच में कौन सी वॉल है? वहां पे एडियाबैटिक वॉल है। अगर एडियाबैटिक वॉल है मतलब वो ट्रांसफर को रोक रही, मतलब हीट का ट्रांसफर होना चाहता है लेकिन उसको कौन रोक रहा है? वॉल रोक रही है। तो अगर उसको वॉल रोक रही है तो इसको अपन थर्मल इक्विलिब्रियम नहीं कहेंगे। तो वॉल कौन सी होनी चाहिए? ये वाली होनी चाहिए जो ट्रांसफर को अलाउ करे। एडियाबैटिक वॉल नहीं होनी चाहिए। ठीक, तो थर्मल इक्विलिब्रियम में सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में अगर डायाथर्मिक बाउंड्री है, यहाँ पे वॉल नहीं लेते, डायाथर्मिक बाउंड्री है, अगर डायाथर्मिक बाउंड्री है और उसके बाद भी हीट का ट्रांसफर नहीं हो रहा तो अपन कह सकते हैं सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में है। ये समझ में आया? ठीक है, बाकी और डेफिनेशन वगैरह जिस तरीके से जमा के लिखा हो वहां से देख लेना, मतलब इसका इतना ही है। अब देखो जीरोथ लॉ, एक आता है जीरोथ लॉ। अब जीरोथ लॉ की बात ये है कि देखो, सबसे पहले फर्स्ट सेकेंड लॉ वगैरह आ गए थे, जीरोथ लॉ बहुत बाद में आया है। ठीक है, जीरोथ लॉ पहले नहीं बाद में आया था। जीरोथ लॉ कहता कैसे है? इसी पे बेस है, थर्मल इक्विलिब्रियम पे बेस है कि बेस्ड है कि अगर मान लो ए और बी, अगर ए और बी
थर्मल इक्विलिब्रियम में है। थर्मल इक्विलिब्रियम मतलब सबसे पहले बीच में कौन सी वॉल है, डायाथर्मिक एडियाबैटिक। अरे एडियाबैटिक नहीं होनी चाहिए, डायाथर्मिक वॉल। अगर एडियाबैटिक वॉल होगी तो वो तो ट्रांसफर को अलाउ नहीं करेगी ना, ठीक है। तो इनके बीच में कौन सी वॉल है, डायाथर्मिक, मतलब हीट का ट्रांसफर अलाउ कर रही है। अब बोल रहा है कि ए और बी थर्मल इक्विलिब्रियम में है। थर्मल इक्विलिब्रियम मतलब ए का जो टेम्परेचर है, ए का टेम्परेचर को लिखा टी, तो बी का भी टेम्परेचर होगा टी, दोनों का टेम्परेचर टी होगा तो जो भी तुम्हारी हीट है उसका ट्रांसफर नहीं होगा, ठीक। तो अगर ए और बी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, और यहां पे थोड़ा सा किनारे कर ले, इसको लिख लो सी। और ए और बी काय में है, थर्मल इक्विलिब्रियम में है, मतलब टेम्परेचर ऑफ ए इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ बी। इससे क्या पता चला, ए और बी थर्मल इक्विलिब्रियम में बोला। और ए और सी या फिर बी और सी, बी और सी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में, मतलब बी का जो टेम्परेचर रहेगा उतना ही टेम्परेचर रहेगा सी का, ठीक। ए और बी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, बी और सी, हाँ बी और सी थर्मल इक्विलिब्रियम में, तो फिर देयरफॉर A इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ C, मतलब A और C भी थर्मल इक्विलिब्रियम में रहेंगे। ये BC की वॉल कौन सी डायाथर्मिक, सबकी वॉल डायाथर्मिक रहेंगी, मतलब टेम्परेचर यानी हीट के ट्रांसफर अलाउ करेंगी। सारी जितनी भी बाउंड्री हैं सारी बाउंड्री डायाथर्मिक रहेंगी, कोई भी आइसोलेटेड वाली मतलब कि तुम्हारा एडियाबैटिक नहीं रहेगी, ठीक है। तो अगर A और B थर्मल इक्विलिब्रियम में है, B और C थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो A और C भी थर्मल इक्विलिब्रियम में रहेंगे, ठीक है। बताओ इसमें कोई दिक्कत, ये कौन सा लॉ होता है, जीरोथ लॉ। जीरोथ लॉ इतना सा है। अब क्या पढ़ाना है, थर्मल इक्विलिब्रियम, जीरोथ लॉ, मैम ने बहुत सारा करवाया है। अरे देखो इसकी जो थ्योरी है ना, इसमें जो जो लिखा है वो पढ़ के हम समझा देंगे। पहले जो समझने वाली चीज, जो एक्चुअली में समझने वाली है वो समझ लो। हाँ तो देखो वर्क डन वगैरह कैसे अलग है वो अपन ने देख लिया था ना, वर्क डन कैसे अलग है, साइन कन्वेंशन इसके देख लिए। फिर इसमें एक एक्स्ट्रा क्या आया, जीरोथ लॉ, जो केमिस्ट्री में नहीं है, तो जीरोथ लॉ भी अपन ने देख लिया। थर्मल इक्विलिब्रियम देख लिया, एडियाबैटिक वॉल वगैरह तो कल भी हमने पढ़ा दिया था। अब यहाँ पे देखो वो वाली चीज फिर से आती, क्या कहते हैं, जैसे हमने बताया ना, क्या बताया, क्या कहते हैं, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू, यहाँ पे माइनस डब्ल्यू है। अब इसमें कल केमिस्ट्री में हमने सारी प्रोसेस इसमें बताया था, क्या कहते हैं, आइसोबारिक में क्या, आइसोकोरिक में क्या, तो इसमें ये एक बार फिर से आएगा, दिया है यहाँ पे, दिया है, ठीक है। तो एक बार वो लिखवा दे रहे हैं उनके क्या क्या फॉर्मूले हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ये अपने मन से भी बुक देखना है भैया, गूगल से देख के पूरा पूरा। हाँ हाँ वो तो करते ही होंगे। मैम इतना नहीं पढ़ा है, मैम ने नहीं करवाया, पता है दिस इज चैप्टर कंप्लीट हो गया। अच्छा वेव्स भी खत्म हो गए आज। चलो एक्स्ट्रा पढ़ा रही एक्स्ट्रा पढ़ा। देखो क्या अपन का फॉर्मूला क्या है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू, हर जगह डेल्टा लगा दिया। चेंज इन इंटरनल एनर्जी मतलब क्यू माइनस डब्ल्यू। सबसे पहले कौन सी प्रोसेस ले लें, सबसे पहले कौन सी मान लो, आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है, आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल मतलब टेम्परेचर डिफरेंस नहीं है। अब बताया था जो आइडियल गैस होती है, आइडियल गैस की एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, केवल और केवल टेम्परेचर पे। तो अगर टेम्परेचर डिफरेंस नहीं है मतलब कि T इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो चेंज इन T इज इक्वल टू 0। ये थर्मल इक्विलिब्रियम और आइसोथर्मल प्रोसेस दोनों सेम है। नहीं, अलग अलग है। थर्मल इक्विलिब्रियम मतलब सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस हो 0। आइसोथर्मल प्रोसेस मतलब अपन किसी, देखो अपन किसी चीज को कर रहे हैं, मान लो आइसोथर्मल प्रोसेस है, अपन कोई काम कर रहे हैं, मान लो जैसे समझा रहे, जैसे मिक्सी में अपन ने एनर्जी डाली, एनर्जी डाल के अपन क्या कर रहे हैं, किसी चीज को घुमा रहे हैं, ठीक है, ग्राइंड कर रहे हैं। अब मिक्सी गर्म हो जाती है, अपन को पता है, अपन वहां पे गर्म ना होने दें। अगर मिक्सी को गर्म ना होने दें तो मतलब वहां पे टेम्परेचर में चेंज नहीं आ रहा,
तो ऐसी प्रोसेस को कहेंगे आइसोथर्मल प्रोसेस, इसकी काम हो रहा है लेकिन टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा। ठीक है, आइसोथर्मल समझ में आ गया। तो देखो आइसोथर्मल प्रोसेसेस, टेम्परेचर रहेगा कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट तो चेंज इन टेम्परेचर कांस्टेंट। अब अपन को पता है कि आइडियल गैस में क्या होता है, आइडियल गैस की बात होती थी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में, यानी बात सबकी होती है, यहाँ पे आइडियल गैस की करो। क्या होता है, अगर यहाँ पे बनाते हैं, अगर डेल्टा टी 0 है तो डेल्टा ई क्या होगा, डेल्टा ई भी 0 हो जाएगा। मतलब अगर टेम्परेचर में चेंज नहीं आ रहा तो एनर्जी में भी चेंज नहीं आएगा। तो यहाँ पे डेल्टा ई को कर दो 0, डेल्टा ई को 0 कर देंगे तो यहाँ पे अपनी इक्वेशन क्या बन के आएगी, इक्वेशन बन के आएगी 0 इज इक्वल टू डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्लू। यहाँ से अपन को मिलेगा डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा डब्लू। ठीक है, ये काहे की बन गई तुम्हारी आइसोथर्मल प्रोसेसेस की। देखो फॉर्मूला बिल्कुल सरल सरल लिख के आओगे, एक्स्ट्रा नंबर मिलेंगे अगर मैम ने नहीं लिखवाया तो भी। ठीक है, तो ये सिंपल फॉर्मूला बन गया। फिर आइसोकोरिक मतलब वॉल्यूम सेम रहेगा। अगर किसी चीज़ का वॉल्यूम सेम है तो ना उसमें एक्सपेंशन हो रहा है ना उसमें कंप्रेशन हो रहा है, मतलब वही जो पिस्टन बताया था, ना वो अंदर जा रहा ना बाहर जा रहा। अगर किसी चीज़ का वॉल्यूम सेम है मतलब वॉल्यूम इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो चेंज इन वॉल्यूम होगा 0। अगर चेंज इन वॉल्यूम 0 होगा तो यहाँ पे लिखते हैं सिंस वर्क डन क्या था, फिजिक्स की बात हो रही तो वर्क डन क्या था, पी डेल्टा वी, पी डेल्टा वी। अगर डेल्टा वी 0 है तो पी डेल्टा वी क्या हो जाएगा, पी 0। ठीक, देयरफॉर आगे लिख देंगे। तो यहाँ पे वर्क डन अपना हो जाएगा 0, क्यों, क्योंकि यानी चेंज इन वॉल्यूम 0 है तो वर्क डन हो जाएगा 0। तो यहाँ पे करेंगे देयरफॉर अपना क्या है, डेल्टा इज इक्वल टू क्यू माइनस डब्लू। अब 0 क्या हुआ, वर्क डन 0 हुआ तो ये माइनस डब्लू पूरा 0 हो जाएगा। तो यहाँ से अपन को क्या मिलेगा, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा ई। ठीक है, क्यों, डब्लू वाली टर्म 0 हो गई। आइसोकोरिक प्रोसेस समझ में आ गया। अब साइक्लिक प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस में क्या है तुम्हारा, साइक्लिक प्रोसेस में होता क्या है, स्टेट जो इनिशियल स्टेट रहता है वही फाइनल स्टेट रहता है। मतलब अगर कोई चीज़ पानी है, पानी से भाप बनी, भाप से वापस पानी बन गई, इसको कहते हैं साइक्लिक प्रोसेस। मतलब इनिशियल स्टेट लिक्विड था, फाइनल स्टेट लिक्विड हो गया, मतलब साइक्लिक प्रोसेस में तुम्हारा स्टेट की साइकिल बन जाती है, मतलब इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट हो जाता है। तो अगर इनिशियल स्टेट फाइनल स्टेट है तो बताओ जो तुम्हारी इनिशियल एनर्जी वही फाइनल एनर्जी हो जाएगी। मतलब यहाँ पे स्टेट चेंज इन स्टेट इज इक्वल टू 0। अब वाटर जिस एनर्जी में है अगर वापस वाटर बन गया तो एनर्जी मतलब वापस उतनी हो गई, मतलब यहाँ पे चेंज इन एनर्जी भी हो जाएगी 0, चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0 हो गई। अब अगर चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0 हो गई तो यहाँ पे क्या, चेंज इन एनर्जी को 0 लिख देंगे। तो 0 इज इक्वल टू डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू। ये समझ में आ गया। ठीक है, कहाँ पे किसको 0 करना, वही आइसोथर्मल में टेम्परेचर 0 तो एनर्जी 0, इसमें स्टेट घूम फिर के वहीं पे आ गया तो एनर्जी 0। आइसोकोरिक में वॉल्यूम 0, चेंज इन वॉल्यूम 0 तो वर्क डन 0। हाँ फॉर्मूले आखिरी में सेम आ जाएंगे। ठीक है, वर्क डन वाले में एक आध फॉर्म नहीं, देखो यहाँ पे Q इज इक्वल टू माइनस डब्लू आता ना, डब्लू वाले में देखना है, जहाँ पे डब्लू वहाँ पे माइनस लगा देना। Q इज इक्वल टू माइनस डब्लू आ रहा था तो यहाँ पे Q इज इक्वल टू डब्लू आएगा। ये वाला सेम रहेगा क्योंकि डब्लू की बात नहीं करनी। एक और कौन सी लेनी है, एडियाबैटिक प्रोसेसेस 1 2 3 4 आ गई। एडायाबैटिक प्रोसेस, एडायाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है, एडायाबैटिक में काय का ट्रांसफर नहीं होता, हीट का ट्रांसफर नहीं होता। अरे एडायाबैटिक एडियाबैटिक पढ़ने का, देखो एडायाबैटिक पढ़ा जाता है ना, असली में पढ़ना चाहिए, एडियाबैटिक सरल पढ़ते इसलिए पढ़ देते हैं। अब बताओ एडियाबैटिक एडायाबैटिक क्या है, इसमें क्या होता है, हीट ट्रांसफर 0, तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, क्या आती है, डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू ये थी, इसमें क्या 0 हो गया, हीट ट्रांसफर 0 हो गया, तो तुम्हारा क्या आ गया, डेल्टा ई इज इक्वल टू माइनस डेल्टा डब्ल्यू। ठीक है, ये समझ में आ गया, यहाँ पे Q0 था बस।
चलो चारों फॉर्मूले मिल गए तुम लोग को। अब एक आइसोबारिक भी है, आइसोबारिक में प्रेशर वगैरह छोड़ दो क्योंकि उसमें वो कराना पड़ेगा फिर आइडियल गैस इक्वेशन, इसलिए छोड़ दो। गैसियस स्टेट अपन ने नहीं किया इसलिए उसको अपन छोड़ के चल रहे हैं। चलो यहाँ पे वैसे ऐसा कुछ दिया नहीं, देखो साइक्लिक प्रोसेस का दिया है। देखो शुरू कहाँ, थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस में सबसे पहले साइक्लिक प्रोसेस का दिया, तो लिखा है Q इज इक्वल टू डब्ल्यू। साइक्लिक प्रोसेस में अपना क्या आया, Q इज इक्वल टू डब्ल्यू, ठीक है, यहाँ पे भी लिखा था। फिर आइसोलेटेड सिस्टम में क्या करना है तेरे को? डेल्टा यू इज इक्वल, एक मिनट रुकना, आइसोलेटेड सबसे पहले तो मैंने बोला मेरे को मना कर तू कहाँ जा रहा है? तुम यहाँ लेकर आओगे, मैं वैसे ओरल थोड़ी सिखाऊंगी बेटा मैं। यहाँ तो लेकर आओगे। अक्षय हाँ नेट बंद कर दो आज। हाँ
वॉशरूम थोड़ी ना गए तुम लोग गए क्यों आया था झूठ क्यों बोलते हैं कुरकुरे खा जाते हो तो आदमी गंदे इंसान तू तो फोन चला रहा था इसमें आप भी रखा था ये तो कर दिया तुम लोग खाने चले गए देखो एक यहाँ पे आइसोलेटेड प्रोसेस का भी लिखा है, एक और ऐड कर लो, आइसोलेटेड प्रोसेस। चलो इसका खुद बताओ। नहीं नहीं अब भी होने वाला है। आइसोलेटेड प्रोसेस मतलब बताओ। मतलब उसमें हीट एनर्जी दोनों ट्रांसफर नहीं होती ना मैटर ट्रांसफ़र होता है ना एनर्जी ट्रांसफ़र होती है। अगर किसी में मैटर भी ट्रांसफ़र ना हो एनर्जी भी ट्रांसफ़र ना हो तो उसको अपन कहते हैं आइसोलेटेड। अब बताओ एनर्जी मतलब क्या? एनर्जी मतलब हीट प्लस वर्क डन है ना, यानी ये भले माइनस वर्क डन लिखे लेकिन हीट और वर्क डन को मिला के बनती है इंटरनल एनर्जी। दीदी दीदी इन लोग क्या कर देख लो। अब देखो इसका बताओ मतलब डेल्टा ई तुम्हारा जीरो हो जाएगा, हीट ट्रांसफर नहीं हो रही तो डेल्टा ई जीरो यहाँ पे लिख दो। हीट नहीं सॉरी एनर्जी ट्रांसफर नहीं हो रही तो चेंज इन एनर्जी जीरो। इसका फॉर्मूला बनाओ क्या बनेगा? ऊपर वाला डेल्टा Q इक्वल टू डेल्टा Q इज इक्वल टू डब्ल्यू। ठीक तो डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू। माइनस क्यों होगा? माइनस डब्ल्यू उस साइड जाएगा तो प्लस डब्ल्यू हो जाएगा ना। यहाँ पे हो गया जीरो, जीरो इज इक्वल टू Q प्लस डब्ल्यू, Q माइनस डब्ल्यू, माइनस इस साइड उठ के आया। ठीक है चलो पूरी प्रोसेस देख ली। अब हीट कैपेसिटी क्या होता है? कल भी बताया था क्या होता है। कोई भी तुम्हारे पास मैटर है अगर उस मैटर को 1 डिग्री या फिर 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाना है तो जितनी भी हीट अपन देंगे उसको अपन क्या कहेंगे? हीट कैपेसिटी। ठीक है ये बताया था याद है। हीट कैपेसिटी कितनी तरीके की होती हैं? 3 तरीके की होती हैं, एक स्पेसिफिक हीट, एक नॉर्मल हीट कैपेसिटी, एक मोलर हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का मतलब क्या? हीट कैपेसिटी देखो हीट कैपेसिटी क्या फॉर्मूला होता है? हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला बताओ। Q अपॉन डेल्टा टी। Q अपॉन डेल्टा टी। फिर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मतलब Q अपॉन m डेल्टा टी और मोलर हीट कैपेसिटी मतलब Q अपॉन n डेल्टा टी। चेक करो लिखे ये फॉर्मूले कल। ठीक है हीट कैपेसिटी यही दिया है, इसमें फॉर्मूला वगैरह नहीं दिए हैं वैसे। एडियाबैटिक का वो डेरिवेशन दिया है उसमें दिया है चलो 2 चीज़ और क्या एडियाबैटिक का बता देंगे, जो कॉपी में लिखा उतना करा देंगे। अब यहाँ पे देखो इधर 2 चीज़ और लिखी है। इधर देखो सबसे पहले इसमें किसके बारे में बोल रहा है? इसमें बोला गया है तुम्हारा हीट कैपेसिटी कौन सी? मोलर। केवल मोलर हीट कैपेसिटी की बात करिए, मतलब मोलर हीट कैपेसिटी की बात करिए। अपन किसी की भी बात कर सकते हैं, इनने इस वाले की बात करी। अब इस वाले में तुम्हारा क्या है? इस वाले में देखो इसमें एक आता है C। देखो इन दोनों में इसमें बात नहीं करेगा, इसमें डायरेक्ट इसको C लिखा गया है। ठीक है इसको C लिखा गया है। अब इसमें 2 चीज़ आती हैं, एक आता है हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम और एक आता है एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम को लिखते हैं Cp, Cv और हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर को लिखते हैं Cp। यहाँ पे क्या? यहाँ पे अगर अपन को मान लो कांस्टेंट वॉल्यूम की बात करनी तो यहाँ लिख देंगे V और यहाँ ऐसा बना के लिख देंगे V। अगर यहाँ पे P लिखा है तो ऐसा बना के लिख देंगे P। ठीक है वो लाइन का क्या मतलब होता है? अरे लाइन का मतलब कि ये जो पूरी अपन बात कर रहे हैं P में है। ठीक है कांस्टेंट प्रेशर में अब देखो इसमें भी एक बात है, इसमें भी बात तुम्हारी ये है कि जो Cp होता है हमेशा Cv से बड़ा होता है।
Cp हमेशा Cv से बड़ा होता है। अब ये सब देखो, ये सब कॉपी में नहीं दिया, देखो कॉपी में नहीं दिया तो ये सब नहीं बता रहे, लेकिन Cb यानी Cp हमेशा Cv से बड़ा होता है। Cp बाई Cv को गामा लिखते हैं, ठीक है, कॉपी में नहीं दिया, हल्का सा बता दी। अब पूछो। तो देखो Cp हमेशा Cv से बड़ा होता है, ठीक है, ठीक है। मतलब देखो इसका मतलब क्या, इसका मतलब अगर किसी भी चीज का, इधर देख लो, किसी भी चीज का Cp Cv से बड़ा होता है, इसका मतलब क्या है, मतलब ये जो Q है Cp का बड़ा होगा और Cv का छोटा होगा। मतलब अगर किसी भी चीज को अपन को गर्म करना है और अपन को देखना है कि प्रेशर चेंज ना हो, प्रेशर कांस्टेंट रहे, तो अपन को बहुत ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी। और अगर किसी को चेंज करना है, 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाना है और अपन को केवल इतना देखना है कि वॉल्यूम चेंज ना हो, तो कम हीट देनी पड़ेगी। मतलब प्रेशर कांस्टेंट रखने में ज़्यादा हीट और वॉल्यूम कांस्टेंट रखने में कम हीट, ठीक है। अब ये हो गया। अब इसके बाद तुम्हारा क्या बचता है, स्पेसिफिक हीट हो गया, डिग्री ऑफ फ्रीडम। देखो डेफिनेशन वगैरह, देखो डेफिनेशन वगैरह देख लेना, अभी हम मतलब समझाते डिग्री ऑफ फ्रीडम का क्या मतलब होता है। देखो डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब, देखो कोई भी चीज यानी कितने तरीके से मूव कर सकती है, मतलब देखो मतलब समझा रहे, डेफिनेशन वहां से देखना, मतलब कितने तरीके से मूव कर सकती है। अगर मान लो तुम्हारी एक गैस है, ठीक, मोनो एटॉमिक गैस है और एक डाई एटॉमिक गैस है, एक ट्राई एटॉमिक गैस है। ट्राई एटॉमिक भी 2 तरीके की होती हैं। सबसे पहले बताओ मोनो एटॉमिक गैस। मोनो एटॉमिक गैस में इसका देखो मूवमेंट कितने प्रकार के होते हैं, मूवमेंट होते हैं 3 प्रकार के, 3 प्रकार के मूवमेंट। एक मिनट रुकना, बस एक चीज चेक करनी है। दीदी हल्ला कम करवाओ। इधर देखो, बस इधर देख लो। मोनो एटॉमिक गैस मतलब, एक एग्जांपल दो मोनो एटॉमिक गैस का। अरे जो एक ही एटम, अरे नहीं, हीलियम, हीलियम, हाइड्रोजन नहीं, हाइड्रोजन तो डाई एटॉमिक है, H2 में रहती है ना हाइड्रोजन। हीलियम केवल H, केवल अकेली रहती है, तो मोनो एटॉमिक गैस का एग्जांपल है हीलियम, ठीक। या अरे सोडियम गैस है क्या, तो मोनो एटॉमिक का एग्जांपल क्या है, हीलियम। अब बताओ, देखो मूवमेंट 3 तरीके के होते हैं। एक होता है ट्रांसलेशनल, देखो जो मुंह से बोल रहा है वो सुनते हैं ना, स्पेलिंग जल्दी जल्दी। ट्रांसलेशनल, एक होता है रोटेशनल और एक होता है वाइब्रेशनल। अब देखो ट्रांसलेशनल, रोटेशनल और वाइब्रेशनल। अगर कोई गैस है तो कोई गैस ट्रांसलेशनल मूवमेंट कर सकती है। ट्रांसलेशनल मतलब एक जगह से दूसरे पॉइंट में जाना, यानी यहाँ से आगे चले गए, आगे से वहां चले गए, वहां से ऊपर चले गए, एक पॉइंट से दूसरी जगह। जो एक्स, वाई और जेड एक्सेस में मूवमेंट होता है उसको कहते हैं ट्रांसलेशनल मूवमेंट। फिर एक तरीके कर सकते हैं रोटेशनल मूवमेंट, मतलब एक एक्सेस पकड़ ली और वहां पे गोल गोल घूम रही है, उसको क्या कहेंगे, रोटेशनल मूवमेंट। रोटेशनल मूवमेंट में डिस्प्लेसमेंट होगा 0, है ना, वापस घूम फिर के वहीं आ जाए, डिस्प्लेसमेंट 0। ट्रांसलेशनल तीनों एक्सेस में हो सकता है, तो 3 एक्सेस में हो सकता है, ये एक एक्सेस के अलोंग गोल गोल घूमती है। वाइब्रेशनल क्या, यहां से वहां गए, वहां से वापस, वाइब्रेशन होता है ना, आगे पीछे वापस, तो वाइब्रेशनल टू एंड फ्रो मूवमेंट होता है। अब एक गैस 3 तरीके की मूवमेंट कर सकती है, ट्रांसलेशनल, रोटेशनल और वाइब्रेशनल। अब इसको अपन निग्लेक्ट करके चलेंगे, क्यों, क्योंकि जो वाइब्रेशनल मूवमेंट होता है ये होता है वेरी हाई टेम्परेचर पे। वाइब्रेशनल मूवमेंट बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे होता है, तो इसको अपन निग्लेक्ट करके चलेंगे। तो देखो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर अगर है तो तुम्हारा ट्रांसलेशनल मूवमेंट भी होगा, रोटेशनल भी होगा, वाइब्रेशनल भी होगा। अगर टेम्परेचर थोड़ा कम है, यानी बहुत ही ज़्यादा नहीं है, तो तुम्हारा केवल ट्रांसलेशनल और रोटेशनल होगा। टेम्परेचर अगर अपन ने और कम कर दिए तो केवल और केवल ट्रांसलेशनल होगा, ठीक। तो कम टेम्परेचर में केवल ट्रांसलेशन होता है, थोड़ा ज़्यादा करे तो रोटेशनल भी हो सकता है, और ज़्यादा करे तो तीनों हो सकते हैं,
ठीक है, ऐसा नहीं है कि ज्यादा टेम्परेचर में ट्रांसलेशनल नहीं होता, टेम्परेचर ज्यादा होगा तो तीनों होंगे, मतलब ज्यादा टेम्परेचर में ट्रांसलेशनल होता है लेकिन कम टेम्परेचर पे वाइब्रेशनल नहीं हो सकता। ठीक है, अब देखो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या कहती है कि तुम्हारी गैस कितने तरीके से मूव कर सकती है। ठीक, अब देखो हीलियम मोनो एटॉमिक है, अपन को पता है मोनो एटॉमिक है, बताओ एक्स एक्सेस में जा सकती है, वाई एक्सेस में और जेड एक्सेस में, तीनों जगह जा सकती है, तो ट्रांसलेशनल मूवमेंट इसमें 3 आ जाएंगे, तो मतलब तीनों तरीके के ट्रांसलेशनल मूवमेंट हो गए। अब बताओ गोल गोल घूम सकती है, एक इस एक्सेस में गोल गोल घूम सकती है ना, ऐसे ऐसे गोल गोल घूम रही, एक इस एक्सेस में घूम सकती है ऐसे ऐसे घूम रही, और एक ऐसे ऐसे भी घूम सकती है, मतलब तीनों एक्सेस में गोल गोल घूम सकती है। लेकिन बताओ गोल घूमेगी तो पता चलेगा? पता नहीं चलेगा, तो रोटेशनल हो जाएगा इसका 0, क्योंकि अपन को नेग्लेक्ट कर सकते, क्योंकि छोटी सी गैस है, घूमेगी किसी को पता तक नहीं चलेगा, तो अपन ने इसको ले लिया 0। वाइब्रेशनल को 0 लेंगे, क्यों? क्योंकि बहुत हाई टेम्परेचर में होते, तो वाइब्रेशनल को मोनो एटॉमिक डाई एटॉमिक दोनों में लेके चलना है 0। ठीक है, अब बताओ ये जो तुम्हारी डाई एटॉमिक गैस है, डाई एटॉमिक गैस का एक एग्जांपल मान लो H2। ठीक है, H2 मतलब डाई एटॉमिक गैस। अब डाई एटॉमिक गैस देखो सीधी है, लीनियर ज्योमेट्री है इसकी। अब बताओ एक्स वाई जेड तीनों में जा सकती है, मतलब अब ये क्या, 2 गैस आगे भी जा सकती है, दोनों किनारे जा सकती है, ऊपर जा सकते हैं, तो यहाँ पे तो 3 आ गया। ठीक, अब जो तुम्हारा रोटेशनल है, बताओ रोटेट कैसे कर सकते? ऐसे ऐसे रोटेट कर सकती, गोल गोल ऐसे घूम सकती है। अब देखो क्योंकि ये डंबल शेप की है, तो अपन को दिखेगा कि ऐसे गोल गोल घूम रही है, अपन को दिख रहा है, समझ में आ रहा है, तो इसकी एक हो गई ऐसे ऐसे गोल घूमना, तो हॉरिजॉन्टल में गोल घूम सकती है। अब वर्टिकल में भी घूम सकती है, ऐसे ऐसे घूमेगी तो भी दिखेगा। अब बोलोगे एक ये एक्सेस भी है, इस एक्सेस में गोल गोल घूम सकती है, इस एक्सेस में देखो एक घूमना ऐसा हो गया, एक ऐसा घूमना हो गया, एक ऐसा घूमना हो गया, ये अपन को समझ में आ रहा है, एक ऐसा घूमना हो गया, ये भी अपन को समझ में आ रहा है, एक ऐसा घूमना भी तो है, ऐसे ऐसे भी घूम सकती है, तो मतलब 3 तरीके से गोल घूम सकती है। लेकिन बताओ ऐसे ऐसा घूमना दिखेगा? समझ में नहीं आएगा। अरे तो देखो एक ऐसे एक एक्सेस हो गई, ये दूसरी एक्सेस हो गई, और ये एक तीसरी हो गई, तो इस एक्सेस में घूम रही तो दिख रहा है? नहीं दिख रहा, तो यहाँ पे अपन लिखेंगे 2। तो यहाँ पे रोटेशनल में केवल फ्रीडम कितना है? 2 का। अब देखो टोटल कितना हो गया इसमें? 3, इसमें टोटल कितना हुआ? 5। लिख के कैसे आओगे? लिख के यही आओगे, मोनो एटॉमिक का टोटल 3 है, जिसमें ट्रांसलेशनल का 3 है, रोटेशनल का 0, वाइब्रेशनल का 0। डाई एटॉमिक में टोटल 5 है, ट्रांसलेशनल का 3 और रोटेशनल का 2। अब देखो एक आती है ट्राई एटॉमिक। ट्राई एटॉमिक के 2 एग्जांपल हैं, देखो ट्राई एटॉमिक का एक एग्जांपल लेंगे H2O। H2 मतलब वेपर फेज में, मान लो वेपर फेज में ट्राई एटॉमिक का एक एग्जांपल ले लिए H2O। H2O की ज्योमेट्री कैसी होती है? H2O की जो ज्योमेट्री होती है कैसा बनता है? एक O ऐसा, एक ऐसा, और यहाँ पे लोन पेयर। ठीक, यहाँ पे लोन पेयर, मतलब ये हो गई ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल, और शेप कैसा होगा? शेप होगा ऐसा, ये अपन को पता है। एक ये हो गई, बताओ इसका मूवमेंट तीनों एक्सेस में होगा, तो यहाँ पे 3। अब देखो ये रोटेट कैसे कर सकते? ऐसे ऐसे करेगी देखेगा, ऐसे ऐसे करेगी देखेगा, ऐसे ऐसे घूमेगी तो भी करेगा, तो इसकी रोटेशनल भी हो गई 3, वाइब्रेशनल तो 0 है। अब अरे क्योंकि वाइब्रेशनल बहुत हाई टेम्परेचर में होती है, उतने हाई टेम्परेचर में नहीं जाती। अब देखो अब एक चीज और, ट्राई एटॉमिक में एक एग्जांपल और हो सकता है CO2। यहाँ पे लिख दो बेंट, और यहाँ पे लिख दो लीनियर। ये क्यों? CO2 का स्ट्रक्चर कैसे होता है? देखो CO2 में C में कोई लोन पेयर होता है? नहीं होता, मतलब उसका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर नहीं हो सकता। तो CO2 का तुम्हारा स्ट्रक्चर कैसा बनता है? C डबल बॉन्ड O इधर और डबल बॉन्ड O इधर, मतलब हाँ आएगा। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर कैसे है? लीनियर। बताओ लीनियर स्ट्रक्चर है। अब ये वाला स्ट्रक्चर इसके जैसा दिख रहा है, तो बताओ केवल यहाँ पे तो 3 हो गई, ये तो ठीक है। अब यहाँ पे 2 होंगी, क्यों? क्योंकि ऐसे ऐसे घूमेगा तो समझ में नहीं आएगा, तो यहाँ पे 2, और बाकी 2 तरीके के घूमने का तो समझ में आएगा। तो अगर ट्राई एटॉमिक में बेंड शेप है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 6, और क्या कहते हैं ट्राई एटॉमिक में अगर लीनियर शेप है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 5। ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम समझ में, फिजिक्स का है। ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम केमिस्ट्री में नहीं है। चलो ये समझ में आ गया। अब इसमें क्या लिखा है? लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। इसमें लिखा है कि देखो अगर किसी को अपन ने एनर्जी दी, सिंपल से पढ़ोगे समझ में आएगा, किसी को एनर्जी दी तो जितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम है
सब में एनर्जी बराबर बढ़ जाएगी। मतलब अगर अपन ने उसको एनर्जी दी तो मान लो इस वाली को एनर्जी दी, तो ये जितनी एनर्जी दी, देखो इसमें ये 3 है, ये 3 है, मतलब टोटल मिला के डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 है। तो ये 6 तरीके का मूवमेंट दिखाएगा, है ना, और 6 तरीके का बराबर मूवमेंट दिखाएगा। ये कौन कहता है? लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी की डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 तरीके का बराबर मूवमेंट दिखाएगी अगर एनर्जी दी। मतलब अगर H2O को एनर्जी दी, ऐसे घूमेगी, ऐसे घूमेगी, ऐसे घूमेगी, गोल गोल घूमेगी तीनों एक्सिस में। ठीक है, समझ में आ गया? डिग्री ऑफ फ्रीडम कंप्लीट। अब देखो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स तो वही था, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। फर्स्ट लॉ का क्या था? चेंज इन एनर्जी इज इक्वल टू Q माइनस W। फर्स्ट लॉ की इक्वेशन वही थी, फर्स्ट लॉ कल के जैसा था। अब इसमें देखो एक सेकेंड लॉ भी अपन को पढ़ना है। केमिस्ट्री में देखो लॉ तो सब में 3 है, इसमें 2 पढ़ने हैं, केमिस्ट्री में 1 पढ़ना था। देखो अब आखिरी चीज बची, हो जाएगी बिल्कुल 5 मिनट में। देखो क्योंकि ज्यादा कराया नहीं है इसलिए 5 मिनट में हो जाएगा, नहीं तो 10 मिनट लगते। अच्छा देखो, एक होता है हीट इंजन, थोड़ा सा बता दे रहा, एक होता है हीट इंजन, एक होता है रेफ्रिजरेटर। बताओ रेफ्रिजरेटर क्या करता है? रेफ्रिजरेटर ठंडा करता है। हीट इंजन क्या करते हैं? किसी भी चीज को गर्मी, किसी की गर्मी से वो क्या कहते हैं अपना काम करता है, वर्क करता है, किसी भी चीज पे वर्क करते हैं गर्मी से। अब कल हमने एक चीज बताई थी, याद होगा। देखो देखो फ्रिज वर्क लेके, देखो देखो समझा रहे, देखो कल एक चीज हमने बताई थी कि किसी भी चीज की नेचुरल टेंडेंसी क्या होती है? गर्म से ठंडा होना। ठीक है, सुनो सुनो इधर सुनो, किसी भी चीज की नेचुरल टेंडेंसी है गर्म से ठंडा होना, ठंडा से गर्म कोई नहीं होता। ठीक, अब वो बात अलग है कि देखो आइस को लाए रूम टेम्परेचर पे, वो ठंडे से गर्म हो रही, क्यों हो रही? क्योंकि उसको बाहर से एनर्जी मिल रही है। ठीक, लेकिन अगर अपन ने किसी को एक आइसोलेटेड सिस्टम में छोड़ दिया, मान लो एक बर्फ को अगर अपन ने आइसोलेटेड सिस्टम में छोड़ दिया, बताओ क्या वो पिघलेगी? नहीं पिघलेगी। क्यों? क्योंकि उसको सराउंडिंग से एनर्जी मिल नहीं रही। अब अगर सराउंडिंग से एनर्जी मिल नहीं रही तो वो गर्म नहीं होगी। लेकिन अगर बताओ, अगर तुम्हारे पास एक गर्म वो है, क्या कहते हैं, गर्म पानी है, गर्म पानी को अगर अपन स्पेस में डाला है, स्पेस में जहाँ एनर्जी नहीं है, गर्म पानी स्पेस में डाला है, तो बताओ वो हमेशा गर्म रहेगा कि ठंडा हो जाएगा? नहीं, वो ठंडा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो गर्म रहता है, गर्म चीज की टेंडेंसी है ठंडा होना। जो चीज गर्म है वो चीज करेगी, देखो देखो जो चीज गर्म है, गर्म चीज क्या करेगी? अपने अंदर की एनर्जी को करेगी रेडिएट। कहाँ पे? सराउंडिंग में। अगर उसके अंदर की एनर्जी रेडिएट हो गई सराउंडिंग में तो वो ठंडा हो गया। और आइस देखो, आइस पहले से ठंडी है, मतलब वो अपनी एनर्जी छोड़ चुकी है ना सराउंडिंग में, इसलिए तो ठंडी हो गई। अब वो और एनर्जी कहाँ से छोड़ेगी जो है नहीं है उसके पास? देखो अगर मेरे जेब में बहुत सारे पैसे हैं तो मैं खर्च कर सकता हूँ, लेकिन किसी के जेब में पैसे नहीं है तो वो कैसे खर्च करेगा? वो तभी खर्च करेगा जब कोई उसको पैसे दे, वो तब खर्च करेगा जब कोई उसको पैसे दे। तो आइस के साथ वही है, आइस पिघलती कब है? जब बाहर से उसको एनर्जी मिलती है। तो आइस किस पे निर्भर है? बाहर की एनर्जी पे। लेकिन अगर आइस को ऐसी जगह डाल दे जहाँ पे बाहर एनर्जी ना हो सराउंडिंग में, तो आइस नहीं पिघलेगी। लेकिन अगर कोई चीज गर्म है, गर्म के पास तो खुद की एनर्जी है, उसके पास एनर्जी है, तो उसको कहीं पे भी डाल दो, उसकी इच्छा वो पिघल सकता है, यानी वो एनर्जी छोड़ सकता है। क्या? जीरो ग्रेविटी में पिघल जाएगी ना? नहीं ना, क्यों पिघलेगी? ग्रेविटी का पिघलने से क्या लेना देना? ग्रेविटी का टेम्परेचर से क्या लेना देना? अरे एनर्जी नहीं है तो नहीं पिघलेगी आइस। आइस को पिघलने के लिए बाहर से एनर्जी चाहिए। अच्छा देखो, बॉन्ड बनती अपने आप है, अपन को पता है किसी भी चीज की बॉन्ड बनती है अपने आप है। क्यों? क्योंकि बॉन्ड बनने से एनर्जी होती है रिलीज, किसकी? उनकी खुद की। तो बॉन्ड अपने आप बनती है, लेकिन बताओ टूटती अपने आप है क्या? तोड़ने के लिए बाहर से एनर्जी देनी पड़ती। मतलब बॉन्ड का टूटना निर्भर है, बॉन्ड का बनना निर्भर नहीं है। ठीक है, वैसे ही है कि कोई भी चीज अगर गर्म से ठंडी हो रही, मतलब अगर कोई भी चीज हाई एनर्जी से लो एनर्जी पे जा रही, अगर हाई एनर्जी से लो एनर्जी पे जा रही, मतलब वो स्टेबिलिटी बना रही है, ज्यादा स्टेबल हो रही। तो अगर किसी चीज की स्टेबिलिटी बढ़ रही है तो ये नेचुरल प्रोसेस है। ठीक, नेचुरल प्रोसेस मतलब हाई एनर्जी से लो एनर्जी में जाना।
तो मतलब किसी भी चीज की टेंडेंसी क्या होती है, स्टेबल होना। किसी भी चीज की अगर टेंडेंसी होती है स्टेबल होना, मतलब उसकी टेंडेंसी है हाई एनर्जी से लो एनर्जी पे जाना। तो हीट यानी जो आइस है, आइस अपने आप हाई एनर्जी पे नहीं जा सकती। देखो हाई से लो में जाना टेंडेंसी, लो से हाई में जाना टेंडेंसी नहीं है। बताओ बर्फ की ज्यादा एनर्जी कि गर्म पानी की ज्यादा एनर्जी, या बर्फ की ज्यादा एनर्जी कि लिक्विड की ज्यादा एनर्जी? लिक्विड की ज्यादा एनर्जी, बर्फ की कम एनर्जी। तो बर्फ की टेंडेंसी नहीं है लिक्विड में जाना, वो जबरदस्ती जाएगी जब बाहर का रूम टेम्परेचर उस पर पड़ेगा, ठीक। लेकिन लिक्विड की टेंडेंसी है बर्फ बनना, ठीक है। समझ में आया? मतलब लो एनर्जी में जाना तुम्हारी टेंडेंसी है और हाई एनर्जी में जाना टेंडेंसी नहीं है। इतना समझ में आया? तो अब जो तुम्हारा सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वो यही कहता है। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के देखो दो स्टेटमेंट है। सबसे पहले दूसरा स्टेटमेंट सुन लो, ठीक है। बाकी स्टेटमेंट पढ़ के बताएंगे। दोनों स्टेटमेंट का मतलब बता रहे हैं कि देखो अगर तुम्हारी कोई चीज कोल्ड है, कोई चीज ठंडी है, तो वो ठंडे से गर्म नहीं होगी। अगर कोई चीज ठंडी है तो ठंडे से गर्म नहीं होगी अनएडेड। अनएडेड मतलब बिना किसी की हेल्प के। अब एड क्या हो गई? एड मतलब किसी की हेल्प। अगर कोई चीज ठंडी है, बर्फ ठंडे से गर्म हो रही, लिक्विड, हेल्प किसकी मिल रही? रूम टेम्परेचर की, हीट की हेल्प मिल रही, मतलब रूम टेम्परेचर से जो आ रही। तो यहाँ पे एड मिल गया। लेकिन अगर ये एड ना मिलता तो होती क्या गर्म? नहीं होती। तो कोई भी चीज ठंडे से गर्म नहीं होगी अगर उसको किसी भी चीज की हेल्प ना दी जाए, ठीक है। ये है एक लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इसी का एक और स्टेटमेंट है। इसका एक और स्टेटमेंट ये है, देखो दोनों स्टेटमेंट थोड़ी थोड़ी अलग है। इसका एक स्टेटमेंट देखो, एक होता है हीट इंजन। हीट इंजन क्या करता है कि ये तुम्हारी है हीट, ठीक है, Q1। Q1 एक हीट है। अब इसको अपन ने डाला एक इंजन में, ठीक। पहले अपने चलते थे स्टीम इंजन, ट्रेन में क्या होता था? कोयला डालते थे, कोयला गर्म होता था, गर्म होके इंजन में जाता था और इंजन से ट्रेन चलती थी, ठीक। ट्रेन चलती थी तो इसमें क्या हुआ? देखो अपन ने Q1 डाला। अब Q1 से क्या हुआ? वर्क हुआ। वर्क किसने किया? सिस्टम ने। अपन ने सिस्टम में डाली हीट, सिस्टम से क्या हुआ? वर्क हुआ। अब वर्क के अलावा और क्या हुआ? वर्क के अलावा देखो इतना एफिशिएंट तो नहीं है कि मान लो अपन ने हीट एनर्जी कितनी डाली? 100 जूल्स की डाली। तो इतना एफिशिएंट कोई हीट इंजन नहीं होता कि 100 जूल्स का वर्क भी करे। हो सकता है वर्क कितने का करे? 80 जूल का वर्क उसने किया, 80 जूल का। बाकी की हीट कहाँ गई? बाकी की हीट निकल जाएगी, निकल गई, रिलीज हो गई, वेस्ट हो गई, कहीं भी गई, निकल गई। इसको अपन कहेंगे Q2। Q2 कितना था? 20 निकली तो 20। ये क्या होता है? हीट इंजन। हीट इंजन में क्या हो? अब देखो सबसे स्टेबल लिखा कुछ नहीं है। सबसे स्टेबल कौन सा, यानी जो सबसे अच्छा माना जाता है, सबसे एफिशिएंट, उसको कहते हैं कार्नोट हीट इंजन। लिख के आना, एक्स्ट्रा नंबर चाहिए हो तो। कार्नोट हीट इंजन होता है सबसे ज्यादा स्टेबल। सबसे ज्यादा स्टेबल मतलब अगर उसमें हीट डालोगे तो उसमें वर्क ज्यादा होगा और ये वेस्ट कम होगी, ठीक। कार्नोट हीट इंजन सबसे स्टेबल। अब देखो थोड़ी बहुत वेस्ट होगी, थोड़ी बहुत होगी क्योंकि टोटली एफिशिएंट कोई नहीं है। तो ये कार्नोट हीट इंजन। अब इसी में क्या होता है? मान लो रेफ्रिजरेटर का सिस्टम कैसा है? रेफ्रिजरेटर में बताओ, एक होता है इंजन और एक ठंडा Q2। देखो ये गर्म है, इसको कहते हैं हॉट रिजर्वायर, इसको कहते हैं कोल्ड रिजर्वायर। कोल्ड रिजर्वायर जो, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा टेम्परेचर है, यहाँ पे कम टेम्परेचर है। अब देखो बर्फ में क्या होता है? रेफ्रिजरेटर में क्या होता है? जो चीज ठंडी है उससे उसकी एनर्जी खींचते हैं, उससे उसकी एनर्जी खींचते हैं। मतलब अगर तुम्हारी कोई चीज पुड़ी रखी अपन ने फ्रिज में, पुड़ी ठंडी हो जाएगी। अब बताओ अगर ठंडी हो रही तो एनर्जी लूज कर रही है, तो जो चीज पहले से ठंडी है या गर्म भी हो उसकी एनर्जी खींची अपन ने। अब उसकी एनर्जी खींची तो यानी यहाँ Q2 से खींच के अपन ने डाला इंजन में। अब बताओ किस चीज की एनर्जी खींच रहे? गर्म की ठंडी? ठंडी चीज की एनर्जी खींच रहे हैं, ठंडी चीज की गर्म एनर्जी खींच रहे हैं, मतलब एनर्जी ठंडी चीज से खींच रहे हैं। अब अगर ठंडी चीज से एनर्जी खींच रहे हैं अपन तो ठंडी चीज से एनर्जी और ज्यादा एनर्जी खींच रहे हैं, है ना। ठंडे को और ठंडा बना रहे हैं, ठंडे को और ठंडा बना रहे हैं। अपन ने ठंडी चीज से एनर्जी खींची। अगर ये चीज गर्म होती तो ये तो खुद एनर्जी देती, क्योंकि गर्म से ठंडा आना चाहती है। तो अगर कोई चीज गर्म से ठंडी होती तो वो खुद एनर्जी देती है, अपन को मालूम है। लेकिन कोई चीज ठंडे से और ठंडा नहीं होना चाहती, उसको और ठंडा करने के लिए अपन को एनर्जी खींच रहे हैं, अपन खींच रहे हैं, तो अपन को वर्क करना पड़ेगा। अपन को वर्क करना पड़ेगा तो यहाँ पे वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा। अब अपन जब वर्क डन करेंगे तो अपन को क्या मिलेगा? हीट मिलेगी। देखो ठंडी चीज से हीट खींची, अपन ने वर्क डन किया तो भी एनर्जी ट्रांसफर हुई,
फिर ये एनर्जी निकलेगी। अब ये जो एनर्जी निकलेगी ये कहाँ जाएगी, सराउंडिंग में। तो फ्रिज के पीछे पीछे कभी देखना तुमको जो गरम गरम फील होता है, गरम हवा आती है, वो ऐसे आती है। ठंडी चीज से एनर्जी खींच रही है। वर्क कौन कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी। जो अपन प्लग लगा के इलेक्ट्रिसिटी वो कर रही है वर्क, तो बाहर आ रही है गर्म हवा। ये काय में होता है, रेफ्रिजरेटर में। और ये किस में होता है, हीट इंजन में। हीट इंजन में गर्म चीज है, गर्म चीज को अपन ने इंजन में डाला, वो वर्क भी कर रही है, कुछ हीट वेस्ट भी कर रही है। सबसे एफिशिएंट रेफ्रिजरेटर कौन सा होता है, रेफ्रिजरेटर। ठीक है, अब देखो ये समझ में आया, वो समझ में आया। अब इसकी एक एफिशिएंसी होती है। देखो किसी भी चीज की एफिशिएंसी क्या होती है, वर्क डन अपॉन हीट सप्लाइड। वर्क डन अपॉन हीट सप्लाइड। अब देखो ये फॉर्मूले वगैरह लिखे नहीं तो इसमें जाओ नहीं। किसी भी चीज की जो एफिशिएंसी होती है वो होती है वर्क डन अपॉन हीट सप्लाइड, मतलब कितनी हीट डाली और ऊपर कितना वर्क डन हुआ। यहाँ पे भी वही होगा कि कितनी हीट निकालने के लिए अपन को कितना वर्क डन करना पड़ा। जैसे यहाँ पे W अपॉन Q है तो यहाँ पे होगा Q1 अपॉन W। क्यों, इतनी हीट निकालने के लिए अपन को कितना वर्क डन करना पड़ा। यहाँ पे W अपॉन Q मतलब W अपॉन Q1 होगा। ठीक, हीट सप्लाई, क्योंकि हीट ये सप्लाई कर रहा है। यहाँ पे हीट रिलीज Q1 अपॉन W, W अपॉन Q1। लिख भी दें, वर्क डन बाई हीट सप्लाइड, हीट रिलीज्ड अपॉन वर्क डन। ठीक, एफिशिएंसी। ठीक है, चलो ये समझ में आ गया। और क्या क्या लिख दें, यहाँ पे वर्क डन क्या होगा, वर्क डन यहाँ पे होगा Q1 माइनस Q2। ये भी समझ में आ गया, बताओ कुछ नहीं है। Q1 माइनस Q2 किया, 100 माइनस 20 किया, वर्क डन 80 आ गया। वर्क डन Q1 माइनस Q2। इधर वर्क डन कितना होगा, इधर भी वही होगा। Q1 ज़्यादा है Q2 कम है, तो इधर भी वर्क डन होगा Q1 माइनस Q2। तो यहाँ पे Q1 माइनस Q2, वर्क डन Q1 माइनस Q2 ही आएगा। ठीक है, ये समझ में आ गए। तो थर्मोडाइनमिक्स का सेकेंड लॉ क्या कहता है, अब ये सब कॉपी में नहीं लिखा तो हल्का हल्का बस देखना। सेकेंड लॉ क्या कहता है, अगर कोई चीज़ ठंडी है उसको गर्म बनाना है तो अपन को बाहर से हीट सप्लाई करनी पड़ेगी, बिना किसी एड के वो ठंडे से गर्म नहीं। हाँ, तो देख दो स्टेटमेंट है, इसलिए सेकेंड लॉ के दो स्टेटमेंट। एक, कोई चीज़ अगर गर्म है, नहीं कोई चीज़ अगर ठंडी है तो उसको गर्म बनाना है तो अपन को उसको ऐड करना पड़ेगा। ऐड मतलब हेल्प करनी पड़ेगी, ये एक लॉ। दूसरा लॉ क्या कहता है, अगर कोई चीज़ गर्म है और अगर वो चीज़ ठंडी हो रही है तो वो 100% एफिशिएंट नहीं है। मतलब अगर कोई चीज़ गर्म से ठंडी हो रही तो जो हीट का ट्रांसफर है वो पूरा का पूरा वर्क डन में नहीं होगा, कुछ ना कुछ हीट वेस्ट भी होगी। ठीक है, ये होते हैं दोनों लॉ। दोनों लॉ के स्टेटमेंट, दोनों लॉ के स्टेटमेंट देखो। उसमें भी लिखे हैं, इसकी फोटो खींच लो जरा। एक स्टेटमेंट दिया था केल्विन प्लैंक ने, एक स्टेटमेंट दिया था क्लॉसियस ने। कैमरा ज्यादा अच्छा है किसका, ये आप कौन सा है पढ़ रहे हो, भेज देना जे। अरे ये तो नीट का है, लेकिन ये लिख लो, फिजिक्स वाला ही की है पे। आपने बस सर्विस नहीं किया है। हाँ, फोटो वगैरह इसकी पूरी खींच के ग्रुप में भी डाल दें। क्या कितने का